हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार डॉक्टर बड़ौदा गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा पिछला जो व्याख्यान रहा था वो स्वर संधि थी, जिसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, अयादि संधि, ये हमने संधियाँ पढ़ी थी। और ये सभी संधियाँ स्वर संधियाँ जो हैं, अच संधि जो है, उन्हीं का एक भाग थी। इसके अलावा दो और संधि स्वर संधि के अंदर आती हैं। इसमें से प्रश्न कभी कभी आ जाता है, यूपी डीएलएड में भी आ जाता है, टेट में भी और सी टेट में भी इससे प्रश्न आ जाता है। इसलिए ये अपवाद रूप में संधियाँ होती हैं। इनमें आपको उदाहरण गिने चुने मिलेंगे, तो हम इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। इसमें दो भाग में आती है ये। पहले हम बात करते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, पूर्व रूप यानी जो बाद वाला वर्ण है वो पूर्व वाले वर्ण की तरह हो जाए। यानी इसमें क्या है, जो पर वाला वर्ण है, पर वाला वर्ण पूर्व वाले वर्ण की तरह हो जाए। ये इसका जो है, ये कह सकते हैं संक्षिप्त रूप में आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो क्या है, एंग पदांतादति। इसका सूत्र हम लिख लेते हैं, एंग पदांतादति। ये इसका सूत्र हुआ, एंग पदांतादति, यानी पद के अंत में एंग। इसका क्या मतलब हुआ, पद के अंत में एंग। और एंग क्या है, प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, एंग प्रत्याहार ये हो गया एवं, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आए, ए और ओ। तो पद के अंत में एंग यानी ए और ओ आए, तथा उसके बाद ह्रस्व आ। पद के अंत में ए ओ और उसके बाद ह्रस्व आ रहने पर पूर्व संधि हो जाती है। समझ लीजिएगा, एंग पदांतादति यानी पद के अंत में एंग ए ओ आना चाहिए और उसके बाद ह्रस्व ए आ जाए। जहां पर इस तरीके से आप देखें, वहां हम कह सकते हैं कि पूर्व रूप संधि होती है। यानी पूर्व रूप, पूर्व के जैसे रूप को बना लेना, पर वाले का पूर्व जैसा रूप बना लेना ही पूर्व रूप संधि कहलाती है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ए और ओ है, वो तो यथा स्थिति में रहते हैं। ए और ओ यथा स्थिति में रहते हैं, यानी जो बाद में आया हुआ है, पदांत के बाद जो आया हुआ है ए और वो यथा स्थिति में रहते हैं। तथा ह्रस्व ए के स्थान पर, तथा ह्रस्व ए के स्थान पर, यानी जो पर वाला वर्ण है उसका जो पहला है आ, उसके स्थान पर अवग्रह या खंडाकार, अवग्रह या खंडाकार ये आ जाता है। अवग्रह या खंडाकार एस हो जाता है। कई जगह आपने देखा होगा कि इसका प्रयोग किया जाता है ए के स्थान पर। ठीक है, तो वहां हम मानेंगे कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। इसका फार्मूला हमने बताया था, एंग पदांतादति, पदांतादति, पदांतादति।
एंग पदांता दति। एंग पदांतता दति से फिर मतलब समझ लीजिए कि पद के अंत में ए और ओ होना चाहिए शुरू में, और दूसरी तरफ आ होगा तो आ के स्थान पर अवग्रह या खंडाकार एस हो जाता है। उदाहरण से आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके उदाहरण भी गिने चुने ही होंगे, फिर भी हम एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं हरे धन अव। हरे धन अव। अब देखिए यहाँ पर हरे जो है वो हरि का एक पद रूप है, और अगर हम इसको करेंगे तो हम इसकी संधि इस तरीके से कर सकते हैं। ये आ गया, ये हर में से ए निकल गया, ये व्यंजन है, व्यंजन बन गया, और यहां रह गया अव। अब हर ए अव। अब ए जो है वो पदांत है, यानी हरे का पदांत क्या है? ए। हमने उसमें लगाया एंग पदांता दति, यानी पद का अंत ए या ओ होना चाहिए। एंग प्रत्याहार ए या ओ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पद के अंत में या तो ए है या ओ आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर पद होना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर पद होना चाहिए। और पद जो है दो प्रकार के होते हैं, सुप्रत्यय और तिंग प्रत्यय। ये जब पद का टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल सुपद और तिंग पद का आप ध्यान रखें। ये हरि का पद है, संबोधन का है हे हरे, तो संबोधन का ये पद हुआ, और पद के अंत में ए देख रहे हैं और यहाँ पर आ आया हुआ है, तो पदांत तति में ए है और उसके पहले ए है। तो जब ये कहता है कि यहाँ पर ए आ जाए तो ये आ जो है ये इसमें मिल जाएगा, ये आ इसमें मिल जाएगा। यानी यदि हम इस आ को इसमें मिला देते हैं तो ये बन जाएगा, ये आ इसमें आ गया तो ये हर ए और वाह। क्योंकि आ अब ये मानो कि ये यहाँ नहीं रहा, ये आ अब यहाँ नहीं रहा, ये इससे मिल गया तो ये बन गया, और इसको रे आगे गया तो इसमें एक ही मात्रा, और ये हरे, ये देख रहे हैं आप, ये हो गया हरे। अब ये ध्यान रखिए कि इस रे और वे में इसमें आ भी मिला हुआ है। पूर्व रूप संधि ये कहती है कि पद के अंत में यदि ए हो और आगे ह्रस्व आ आए तो वो आ जो है पूर्व का रूप ले लेता है, पूर्व पदांत का रूप ले लेता है। तो इस आ ने इस ए का रूप ले लिया, अर्थात इसके अंदर आ भी छिपा हुआ है। या हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। देखिए हरे ये हमने बनाया था, एक उदाहरण से समझिएगा। अब एक पीछे संधि आई थी जिसमें हमने ए और आ को मिलाकर अय कर दिया था, अयादि संधि आपने पढ़ी थी। ये अय हो गया था, ये हर, ये अव। ऐसी अपने अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम अयादि संधि, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हर यव। ध्यान रखिएगा, ये हरे धन एव, ये अगर मान लीजिए हरेव लिखता आता है तो ये अयादि संधि हो जाएगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ये अवग्रह दिखाई देगा। अगर अवग्रह नहीं दिखाई देगा तो कोई और संधि भी हो सकती है। जैसे हम बात करें कि एक हम उदाहरण और लेके आपको बताते हैं कि पद होना जरूरी है, पद के अंत में। फिर बार बार हम कह रहे हैं एंगे पदांगति, पद होना आवश्यक है। पद के अंत में ही यदि ए और ओ आ रहे हैं और पर वर्ण में ह्रस्व आ है तो ये आ जो है वो इसमें समा जाएगा। सीधा सीधा संक्षिप्त ये कहते हैं। जैसे एक हमने पढ़ा था नैनम, ने धन अनम, इसमें भी आप देख रहे हैं ए है और ये भी है, तो ये हमने कर दिया था नैनम। और ये नैनम में कौन सी संधि आई थी? अयादि संधि।
इसमें भी ए आ रहा है, क्योंकि अगर इसको हम देखेंगे तो ना और ए आएगा और यहाँ अनम आएगा। लेकिन ये न जो है ये पद नहीं है, ये एक धातु है। समझ लीजिएगा, ये ने जो है ये एक धातु है, तो ये अयादी संधि होगा। लेकिन जहां पर पद के अंत में ए या ओ आएगा और आगे ह्रस्व ए आता है, तो वो ह्रस्व ए में या ओ में मिल जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। ये पद रूप हम कह सकते हैं कि अयादी संधि का एक तरीके से अपवाद ही होता है। एक और हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पद होना चाहिए और पद के अंत में ए हो, और उसके बाद यदि ह्रस्व ए है तो वो ए इसमें या इसमें मिल जाएगा। जैसे एक और हम देखते हैं, विष्णु, विष्णु धन अव, विष्णु धन अव। अब इसमें आप देख लीजिए विष्णु में क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ इसमें मिल जाएगा ओ में, तो ये क्या हो जाएगा विष्णु, ये क्या हो जाएगा विष्णु। लेकिन अब हम जैसे पहले कहा था कि ये आ जो है इस ओ में छिपा हुआ है, इसलिए इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो जहां पर आपको अवग्रह या खंडाकार आ इस रूप में दिखाई दे रहा हो, वहां आप समझ लीजिएगा कि पूर्व रूप संधि है। और पूर्व रूप संधि का हमने सीधा सीधा बताया है कि पर वाला वर्ण पूर्व वाले वर्ण की तरह हो जाए, पर वाला वर्ण पूर्व वाले वर्ण की तरह हो जाए, वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। ये दूसरा आता है पर रूप संधि। देखिए, पूर्व रूप संधि में अभी हमने कहा था कि पूर्व रूप संधि वो है जहां पर वाला वर्ण पूर्व वाले वर्ण की तरह हो जाए, और पर रूप ये है जहां पूर्व वाला वर्ण पर की तरह हो जाए। पूर्व वाला वर्ण पर की तरह, तो वहां पर रूप यानी पर जैसा रूप हो जाना, ये कह लीजिए। और पूर्व रूप में पूर्व जैसा रूप हो जाना। तो पर रूप क्या हुआ, जहां पूर्व वाला वर्ण पर की तरह हो जाता है। अब पर रूप संधि होती क्या है ये आप देख लीजिएगा। अभी पर रूप संधि होती है कि अवर्णांत, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार आपने पीछे भी देखा था, जिसमें आप ए और ओ को ला रहे थे। यहां से भी देख सकते हैं आप, एंग प्रत्याहार ए और ओ आ रहा है। तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग के रहने पर रूप संधि होती। अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग के मतलब कि आ आएगा, शुरू में आ आएगा और बाद में ए या ओ में से कोई आएगा, और ये आ जो है ये इसकी तरह हो जाएगा, ए की तरह या ओ की तरह हो जाएगा। होना आ कोई है। वहां भी आप देख रहे थे, वहां भी ऐसा हो रहा था कि इसके बाद आ रहा था और ये पूर्व रूप की तरह हो जा रहा था, इनकी तरह। इसलिए ये है कि ये पर रूप की तरह हो जा रहा है। होना आ को ही है, ह्रस्व आ को ही होना है। तो यहाँ पर रूप में आप समझ गए कि अवर्णांत उपसर्ग, उपसर्ग होना चाहिए। जैसे पीछे हमने पदांत की बात करी थी, तो यहाँ उपसर्ग। और इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो एंगी पर रूपम, इसका सूत्र बनता है एंगी पर रूपम। वही है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगी प्रत्याहार आए तो आ जो है उसी के तरह परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे उदाहरण से और समझ लेते हैं हम इसको। उदाहरण है प्रेजते, प्रेजते।
अब प्रे जते में प्रा है, आ है और इधर ए जते। ठीक है, ये देख लिया। अब ये आ जो है ये इसमें समा गया, यानी यहां से हट गया। तो अब आपके पास क्या रह गया, प्रा ए जते, और इसको जब आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रे जते। तो यहां आपने देखा कि आ जो है उस ए में समा गया। यही पररूप संधि है कि जो पूर्व वाला वर्ण है वो पर वाले वर्ण की तरह हो जाता है। इसका एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, उपोषति। एक उदाहरण हम यहाँ पर आपको और बता देते हैं इसका। उपोषति, उपोषति। अब उपोषति में उप ओषति, उप ओषति। अब इसमें भी आप देख रहे हैं, और ये ओषति। फिर वही आ जो है वो पर रूप की तरह यानी ओ की तरह हो गया, यानी ये यहां से हट गया। तो यहां क्या बचा, उप ओषति, और इसको आप क्या लिखते हैं फिर मिलाकर, उपोषति। सॉरी। तो ये आपने देखा उपोषति करके पररूप संधि आ गया। ये दरअसल अपवाद रूप में ही है, पररूप और पूर्वरूप। ये अयादि संधि का अधिकतर अपवाद देखा गया है कि अयादि संधि के अपवाद के रूप में मिलते हैं। इसमें थोड़ा सा एक और आता है, एक उदाहरण आता है मनीषा, और मनीषा का संधि विच्छेद होता है मनस धन ईशा। देखिए मनस धन ईशा, सबसे पहले ये हमने नीचे आपने देखा लिखा एक शब्द आता है टी, टी संज्ञा होती है। तो टी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, अचो अंत्यादि टी, यानी अचो के मध्य में, ये अचो के मध्य में देख रहे हैं, अचो के मध्य में अंतिम स्वर हो, उसके बाद व्यंजन होगा तो उसकी टी संज्ञा होगी, और टी संज्ञा का लोप हो जाता है। ये समझ लीजिए, अच है, मनस में ना में आ है, और आ के तुरंत बाद ही फिर व्यंजन है। तो स्वरों के मध्य में भी अंतिम स्वर हो, अंतिम स्वर है उसके बाद सीधा व्यंजन है, तो ये टी संज्ञक हो जाता है और टी संज्ञा का लोप हो जाता है। तो ये क्या बचेगा इसके बाद आपके पास, मन धन ईशा, और इसको क्या बना देंगे, मनीषा। तो यानी मनीषा भी जो है वो पररूप संधि का ही एक उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सॉरी दूसरा उदाहरण एक और आता है पतंजलि। पतंजलि, और पतंजलि का अगर संधि विच्छेद करें तो पतत धन अंजलि। पतत धन अंजलि, और इसमें भी आप देख रहे हैं अत, और इसमें अंजलि। अब यहां देख रहे हैं, यहां ये स्वरों के मध्य में अंतिम स्वर है और फिर व्यंजन है, तो इसकी कौन सी संज्ञा हो गई, टी संज्ञा, और टी संज्ञा का लोप हो जाता है। तो ये क्या रह जाएगा, पत धन अंजलि, और जब आप इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा पतंजलि। ठीक है, तो ये पररूप के हो गए, मनीषा भी पररूप है, पतंजलि भी पररूप है। और दो एग्जाम्पल और इसने दिए हुए हैं, इसमें कुल्टा शकंधु, उल्टा शकंधु और करकंधु। ठीक है, उल्टा में कुल धनटा, और शकंधु में शक धन अंधु, और करकंधु में कर्क धन अंधु। ये कुछ अपवाद के रूप में पररूप संधि के उदाहरण हैं। तो अब आप समझ गए पररूप संधि है एंगी पररूपम, यानी अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ए और ओ आए
अवर्णात उपसर्ग के बाद उपसर्ग होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ उपसर्ग होना चाहिए। अवर्णात उपसर्ग के बाद ए और ओ आते हैं तो वो पर रूप हो जाता है, यानी आ का ए हो जाएगा या ओ में समा जाएगा, है ना। ये तो हो गया इसका। और अपवाद रूप में क्या है कि टी संज्ञक कुछ वर्ण हो जाते हैं, जैसे मनीषा देखा था हमने, पतंजलि देखा था, और 3 ये है कुल्टा, शकंदु और करकंदु। तो इस तरीके से ये पररूप संधि हो जाती है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़े से हम एग्जाम्पल आपको लिखकर बता देंगे पूर्व रूप के, पररूप के, उन्हीं को ही आप पढ़ लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से पररूप हो रहा है और पूर्व रूप हो रहा है। तो ये अब कुछ उदाहरण पूर्व रूप संधि के दिए गए हैं, जिसको देखकर आप पहचान जाएंगे कि इनमें पूर्व रूप संधि है। ये आप देख रहे हैं हरे धन अब हरे, और हरे जो है ये पद है, ये संबोधन का, हरि का संबोधन है। संबोधन पद क्या होता है? हे हरे, हे हरि, हे हरवे, ठीक है। रमे धन अत्र रमेत्र, ये भी संबोधन का है। वने धन अत्र वनेत्र, ये कौन सा है? ये वन का सप्तमी है, ये वन का सप्तमी पद है, तो ये वने है। और वने धन अत्र वनेत्र। ते धन अद्य, ते देख रहे हैं, ते कैसा है? से तौ ते पद होते हैं ये, से तौ ते, तो उसमें से ये ते पद है। यहाँ पर जितने भी होंगे वो पदांत होंगे, उसने ये कहा था, चाहे वो ए हो चाहे वो ओ हो, होने चाहिए पद। पद के अंत में यदि ए आता है और उसके बाद आ आता है तो ये आ जो है ये इसमें मिल जाता है, ये उसने कहा था पूर्व रूप संधि में। बाल के अपी, ये भी सप्तमी का एक वचन है, बालक के सप्तमी का एक वचन है बाल के। अंते अपी हो गया। केयत्र मतलब का को के, ये भी पद किस तरीके का को के पढ़ते हैं आप, तो केयत्र यानी कौन है। इसके बाद तेहम, ते धन एहम तेहम, ये भी से तो ते से है। ते अपी देख रहे हैं आप। सर्वे अपी, सर्वे, सर्वा सर्वे सर्वे, सर्वा सर्वे सर्वे देखा था आपने, ऐसे इसमें देखा था सर्वा सर्वो सर्वे, तो ये पद है। ते से तो ते से ये पद आया। ये आप देख रहे हैं इसमें कि पदांत सभी में ए है और ह्रस्व ए ही आ रहा है। पदांत ए है और ये सब पद है और ह्रस्व ए है, तो आ जो है वो अवग्रह या खंडाकार हो जा रहा है। ऐसे उसने कहा था कि ए आए या ओ आए। अब यहाँ कुछ उदाहरण ओ के दिए हुए। विष्णु धन अब, विष्णु संबोधन का है ये विष्णु। को अपी, कह को के संबोधन का है ये। कोयम, को अवादित। नमोस्तु, प्रभु अहम, ये उकारांत का है प्रभु, प्रभु का जवाब देखेंगे। गुरु, बाल को अवदत, और दोषोस्ती और कोस्सी। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो पूर्व रूप संधि के हैं। यदि यहाँ ये आपको मिल गया तो आप पहचान ही जाएंगे। लेकिन अगर वो इस तरीके से पूछता है तो आप कहीं इसको गुण संधि, दीर्घ संधि न कर दें। यहाँ ध्यान रखिएगा जब पद का अंत होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए और ए का जो है अब हो जाता है, या कहीं हमने गुण संज्ञक पढ़ा था, तो इनसे गुण संज्ञक या दूसरी संधि भी बन सकती है, अयादि संधि भी बन सकती है। परंतु यहाँ पर यदि पद है और पद के बाद ए और उसके बाद ह्रस्व ए है तो वो पूर्व रूप संधि होगी। यदि यहाँ पद है और पद के लास्ट में ओ और उसके बाद ए है तो वो उसके अंदर मिल जाएगा और वो पूर्व रूप संधि ही होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें आपको कई, जैसे नय धन एनम, नैनम हो जाता है, हरियव भी बन सकता है, अयादि संधि का भी बन सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पद है और पद के अंत में ए या ओ है और उसके बाद ह्रस्व ए ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। यदि यहाँ पद है और यहाँ पद के अंत में ओ है लेकिन यहाँ पर आ नहीं है तो फिर वो पूर्व रूप संधि नहीं होगी। तो पूर्व रूप संधि का सिग्नल सीधा फार्मूला है कि पदांत में ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व ए है तो वो आ जो है वो पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व का रूप ले लेता है। ये आपने देखे पूर्व रूप के कुछ उदाहरण। ऐसे ही पद रूप के उदाहरण थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन जितने भी हैं हम आपको लिखवा देते हैं, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ये पूर्व रूप के उदाहरण। अब हम पद रूप संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे। इसके सीमित ही उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रा धन एजते रेजते, उप धन औषति उपोषति, प्रा धन औषति प्रोषति,
अवधन एहि अवेहि। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि जो शुरू में जो है वो उपसर्ग है, उपसर्ग होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये प्रा उप प्रा ये उपसर्ग होना चाहिए और अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। उसने नियम में कहा भी था कि अवर्णांत उपसर्ग, और अवर्णांत उपसर्ग में यानी ह्रस्व आ वाला जो है, ह्रस्व ए जिसके अंत में आए, ऐसा उपसर्ग होना चाहिए। अब आप जानते हैं, जैसे पहले ही बता चुके हैं हम, कि उपसर्ग, कुल उपसर्ग ही हमारे पास 22 होते हैं, और उसमें भी उसने ऐसा कह दिया कि अवर्णांत उपसर्ग आना चाहिए, और उसमें भी ऐसा कह दिया कि अवर्णांत के बाद या तो ए आना चाहिए या ओ आना चाहिए। इसलिए इस संधि के उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी उपसर्ग है उनके बाद या तो आ आया हुआ है या ओ आया हुआ है, और वो मिलकर आगे जो है पररूप संधि बना रही हैं। देखिए इसमें आप नीचे दो देख रहे हैं, उपधन एड कियति उपेड कियति, या प्राधन ओ दियति प्रोदियति। और यहाँ आप देख रहे हैं ये दीर्घ संधि भी हो रही है, ये यहाँ पर जो है ये इसकी संधि बदल रही है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम वृद्धि संधि के अगर हम बात करें, वृद्धि संधि कहती है कि ई और उ मिलकर जो है वो अ बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आ और ए मिलकर जो है वो अ बना रहे हैं। जैसे उप, इसको हम एक बार करके देखते हैं, धन, अ बना देंगे, तो यहाँ ये वृद्धि संधि हो गई, यहाँ ये वृद्धि संधि हो गई। देखिए अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ तो उपसर्ग होना ही चाहिए, यहाँ भी धातु आनी चाहिए। इसीलिए इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। यहाँ उपसर्ग होना चाहिए, और उपसर्ग भी कैसा होना चाहिए, अवर्णांत होना चाहिए, और यहाँ धातु होनी चाहिए। और उपेड कियति, हमारे पास कुल 2000 धातुएं होती हैं, और 2000 धातुओं के बाद कुछ धातुएं हमारे पास नाम धातु होते हैं, यानी कुछ संज्ञा शब्दों को मिलाकर जो धातु बनाई जाती है उसको नाम धातु कहते हैं, और ये नाम धातु से ही बनी हुई है, तो इसलिए ये भी हो सकता है इसका, और ये भी, यानी विकल्प से है ये। तो यदि उपेड कियति आता है तो आप लिखेंगे पररूप संधि, और यदि उपेड कियति आता है तो आप इसको लिखेंगे वृद्धि संधि। इस तरीके से ये पररूप संधि के कुछ उदाहरण हैं, इनको आप देख रहे हैं, कुछ गिने चुने ही उदाहरण हैं, इन्हीं को आप देख लीजिएगा, तो इन्हीं से आपको पररूप संधि के बारे में पता लग जाएगा। तो आज आपने देखा कि हमने पूर्व रूप संधि और पररूप संधि का अध्ययन किया। तो हमारी आज जो है स्वर संधि, अच संधि जो है वो समाप्त हो जाती है। अगले व्याख्यान में हम व्यंजन संधि को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।